give a brief, प्रभु जी, including जो गायों का गौवंश का जो भूमिका है गौवंश की इन क्राइसिस में। ये जो आज की आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता बहुत ज़्यादा जो थोड़ी इसको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, कहते हैं कि सफलता में आदमी कई बार अंधा हो जाता है या घमंड से चूर हो जाता है। एंड प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। आज की सभ्यता बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये चीज़ें अचीव कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्याएं जो हमारे सामने मंडरा रही हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। ये पूरी सभ्यता निर्माण हुई है फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर। हजारों साल से इंसान जी रहा है, सभ्यताएं जी रही हैं गाय और बैल के ऊपर। आज भी दुनिया में करीब 60% खेती बैलों पर है, ट्रैक्टरों पे नहीं है। सब जगह जो सभ्यताएं पनपी हैं, सभ्यताएं आगे बढ़ी हैं, उसका आधार रिन्यूएबल एनर्जी रहा है। अभी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वो तो अनलिमिटेड ज़मीन में नहीं है। आज पेट्रोलियम से 4000 प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, और सुबह से रात तक हमारा खाना पीना, कपड़े, फर्नीचर, इंडस्ट्रीज, सब कुछ पेट्रोलियम पे, ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसका स्टॉक अनलिमिटेड नहीं है, उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। आज आप डायनासोर और वो वेजिटेशन दबा के ज़मीन में पेट्रोलियम नहीं बना सकते। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल और अनसस्टेनेबल जो हमने सभ्यता बनाई है, इसका भविष्य बहुत ही खराब है। अब ये जो अमेरिका की चकाचौंध है, जैसे अभी हिलरी क्लिंटन मैडम आई थी, अब वो पूरा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का अमेरिकनाइजेशन होगा। तो क्या तो अभी मैडम हिलरी क्लिंटन आई थी इंडिया में, और भारतीय जो सरकार है उसने बात की कि अमेरिकनाइजेशन हो हमारी एग्रीकल्चर का। तो ये जो सारा विश्व है, ये अमेरिकन मॉडल के पीछे लगा हुआ है। संस्कृत में कहते अंधा जथांधे उपनियमाना तेपी स्वतंत्र और दामनी बद्धा। जब 10 अंधे एक अंधे के पीछे जाते हैं तो वो 10 मिलकर गटर में गिरते हैं, गड्ढे में गिरते हैं। वो सारे विश्व का हाल है। सस्टेनेबिलिटी या कैसे सभ्यता चलेगी परमानेंट, इसका चिंता नहीं है आज का उनको होना।
सारा विश्व ये कॉरपोरेशनों के हाथ में बिक चुका है। ये कॉरपोरेशंस जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इनकी लॉबी सारे गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो गाय और बैलों को मार दो। आज भारत देश में इतने गाय और बैल थे, जितने जनसंख्या नहीं थी उतने गाय बैल थे। दूध दही घी की नदियां बहती थी। कोई भी गांव में आप 10 20 50 लीटर दूध, कभी कोई पैसे नहीं मांगता था। ये हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान में घी इतना था कि बैलों को और घोड़ों को घी पिलाया जाता था। कई किलों में मैं पर्सनली गया हूँ। फोर्ट्स, जो हमारे पुराने फोर्ट्स हैं, वहाँ जो स्टेबल होता था, हॉर्स स्टेबल, वहाँ पे 2 कुएं, एक तो पानी का डीप कुआं मैंने देखा और एक देखा शैलो कुआं। तो पूछा कई जगह मैंने कि व्हाट इज़ दिस शैलो, व्हाट आर दिस शैलो वेल्स फॉर। ये घी के कुएं होते थे। ये गाय बैलों को और घोड़ों को घी पिलाया जाता था, बहुत स्ट्रांग, ज़्यादा काम करने के लिए। आज आदमी के लिए घी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। 30% 25% घी और दूध सही है अभी, बाकी सब में आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई जा रही। दूध में यूरिया, कास्टिक सोडा और क्या क्या नहीं मिल रहा है। और घी कहते हैं करीब 30% दूध सही है भारत में, 25% बाकी सब मिलावटी है। और घी करीब 90% घी में ये गायों की चर्बियाँ और बैलों की चर्बियाँ मिक्स हो रही है। आज ये जो लाखों गाय बैल रोज कट रहे हैं, इनकी चर्बियाँ कहाँ जाएगी? ये हमारे फूड सप्लाई में आती हैं। तो ये एक मॉडल हमने तैयार किया है अमेरिका के पीछे पीछे चलकर, और ये जो है विनाशकारी मॉडल है। पिछले साल मैंने किताब रिलीज करी थी, ऑयल फाइनल काउंटडाउन टू अ ग्लोबल क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशंस। ये जो ऑयल है, ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, फाइनाइट है। आज हम 85 मिलियन बैरल्स पर डे यूज कर रहे हैं। 85 मिलियन बैरल्स पर डे। कब तक हम लोग ये इसको यूज करते रहेंगे? ये इंडेफिनेटली नहीं हो सकता है, और ये आने वाले दशक में ही बहुत बड़ी समस्याएं उभर के आने वाली है। आज जितना हमारा एग्रीकल्चर है वो सारा पेट्रोलियम बेस्ड है। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर का स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, हर चीज पेट्रोलियम या पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी से आता है। तो इसका फ्यूचर बहुत ही, दुनिया का फ्यूचर आगे सोचनीय है। तो इस संदर्भ में गाय और बैल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गाय और बैल कोई भी सभ्यता के आधार हैं, क्योंकि गाय को कामधेनु कहा गया है। जीवन की, मनुष्य जीवन की जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी गाय और बैलों से आ सकती हैं। आज मेडिसिन है, फूड है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, फ्यूल है, हर चीज़ गाय बैल से हमको। इसीलिए जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, हम डार्विन की बात पे नहीं जा रहे हैं कि हम बंदर से आए हैं। वो डार्विन जरूर बंदर से आया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और हम उससे अग्री करते हैं इस बात से कि डार्विन के वंशज बंदर थे, लेकिन हमारे वंशज बंदर नहीं थे। हमारे वंशज अत्रि, वशिष्ठ, ये ऋषि मुनि जो हुए वो हमारे वंशज हैं। किसी का गोत्र, हमें कम से कम भारत में बंदर गोत्र नहीं है, तो चिंपांजी गोत्र नहीं है। तो इन लोगों ने ये जो सभ्यता निर्माण की, ये सभ्यता
गाय पे आधारित थी। हजारों साल की सभ्यता। अभी भारत देश में okay, we'll take 1 minute break. This is a monumental task of reviving our villages, task of reviving living based on the principle of simple living and high thinking. This is a monumental task. All the organizations, NGOs, and for that matter even governments should come forward and focus in this area. Rampant urbanization will prove disastrous. These big teeming cities are the hotspots, unsustainable hotspots. City life is basically unsustainable, and it will become more so in coming times. So it is our duty also on organizational, governmental, social level to actually encourage, to develop rural models of civilization. Mahatma Gandhi, the father of Indian nation, he wanted a rural based India. That is why he wrote the book Village Swaraj. Everything where is decentralized, everything is peaceful, but individually it cannot be accomplished. It has to be taken up by one and all. The cities are teeming with various welfare organizations working in slums. Why not go to villages and prevent people joining the slums in city? If they are not in slums, their so-called welfare work will not be required. Village life is very neat and clean life, healthy life, fresh air, fresh water, fresh food. So the work has to be done so that by our organizations, by NGOs, so that people don't come to the city and all that problems of city life will be avoided. If we can reach out to them in villages and just convince them or make arrangements so that they can live comfortably in villages itself. So the easy way would be, instead of doing all that welfare work and emergency crisis management in the city slums, better to encourage villagers to lead a cow-centered, peaceful life in connection with land and cow, to be there itself and not come to cities in lure of that illusory money to work in hellish factories. Village life is a life based on land and cows, and let them be contented with that life. That should be encouraged and promoted. जब ईश्वर ने सृष्टि की संरचना करी, भगवान ने, तो मनुष्य और गाय की रचना की गई कि मानव समाज जो है गाय के सहयोग से इस जीवन में भी जीवन जीकर अपना जीवन का जो उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़े, ये जीवन भी सुधारे और अगला जीवन भी सुधारे। गाय के सहयोग से, गाय की सेवा से, इसलिए गाय का नाम दिया गया कामधेनु। इसलिए हम कहते हैं गो माता। जैसे माता
एक शिशु की देखरेख पूरी तरह से करती है, वैसे गोमाता के आशीर्वाद से मनुष्य समाज सुखी और संपन्न रह सकता है। हमारे वैदिक शास्त्रों में कभी भी कोई समाज का या सभ्यता का या परिस्थितियों का वर्णन है, उसमें ये नहीं बताया जाता था लोग बड़े सुखी हैं। वहाँ पे बताया जाता था कि वहाँ गायें बड़ी सुखी हैं। जैसे भागवत में जब पांडवों का राज्य महाभारत होने के बाद, युद्ध होने के बाद, उसका वर्णन दिया जाता है, शिशुचूष्म व्रजान गाव पयसो दशवती मुदाह कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही। इस तरह से वर्णन बताते हैं कि गायें इतनी खुश थी, इतनी सुखी थी। कीचड़ सारे राष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष में पानी से कीचड़ नहीं होता था। कीचड़ जो था गायों के दूध से अपने आप दूध झरता रहता था। कीच मची हुई थी पूरे राष्ट्र में। भारत सोने की चिड़िया था और विदेशी यहाँ पर आकर नालंदा, हमारे तक्षशिला, हमारे मथुरा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे। और जब से हमने हमारी संस्कृति जो गौ पर आधारित थी, उसका जब से हमने उसको छोड़ा है, हम बहुत कमज़ोर पड़ गए। आज भी हम देखते हैं हर साल कम से कम 30,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और परिस्थिति हमारे भारतीय जो कृषि है उसकी परिस्थिति बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि हम विदेशी जो मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर गाय बचेगी तो समाज बचेगा, ये हमको समझना है। अभी मैडम हिलरी क्लिंटन आई थी अमेरिका से, और उन्होंने दिल्ली में हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय है अखिल भारतीय, वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा योगदान का सबसे बड़ा पिलर जो है अमेरिका और इंडिया के बीच में, वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि ये बात सही है, आज 100 करोड़ आदमी का जो एग्रीकल्चर है, जो खाना दे रहा, वहीं पर पैसा है। तो ये जितने एग्री इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो अब ये टेक ओवर करेंगे। अंग्रेज आए बंदूकें लेकर और उन्होंने हमको जीता, तो अब बंदूक लेकर जीतना संभव नहीं है, इस देश का शोषण संभव नहीं है। तब वो लोग आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स टेक्नोलॉजी लेकर, शोषण तो करेंगे। और हमारी जो सरकारें हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि ये देश किसके हाथ पे बिकेगा। तो गायों का सरकार से कोई वास्ता नहीं है। हमारी गायें आज जो जिंदगी भर हमारी सेवा करती हैं, वो 18-18 दिन बिना खाने के, बिना पानी के ट्रकों में लाद कर, 12-12 दिन रेलवे वैगन्स, ये मालगाड़ियों में भरकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू से गायें चलती हैं ट्रकों में, मालगाड़ियों में। वो आकर बंगाल में उतरती हैं, सिक्किम उतरती हैं, केरला जाती हैं, कई मर जाती हैं। फिर बंगाल में उतरकर उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। मैंने देखा है जब उनकी अनलोडिंग होती है कलकत्ता में, तो जो दूध बचा होता है वो दूध भी वो घायल गायों से निकाला जाता है। जो अंतिम जो बूंदे दूध की बची हैं उनमें घायल गायों से निकाला जाता है। फिर उनको ट्रकों में फेंक कर फिर बांग्लादेश भेजते हैं। कम से कम 50,000 गायें रोज बांग्लादेश जाती हैं। तो ये जो अभिश्राप है
गौ माता का, ये हम उनको जो पेंशन और ये सर्विस रिवार्ड दे रहे हैं, सारी ज़िंदगी माता है, जीते जी हमारी सेवा करी उन्होंने, और हैं अपने चमड़े से, अपने दूसरे जो गाय के उत्पादन हैं उनसे, और इतनी बड़ी सेवा का हम ये ग्रैटिट्यूड ये हम उनको प्रदान कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े विनाश का कारण होगा। हम इससे बच नहीं सकते, इस पापपूर्ण कार्य से। किसी को मारना एक अलग बात है, और बहुत त्रासदी देकर मारना वो भी एक अलग बात होती है। हमारी माँ 2, 4, 6 महीने दूध पिलाती है शिशु को, लेकिन गोमाता जिंदगी भर दूध पिलाती है। तो विश्व की आत्मा जो है वो है भारत। भारत की आत्मा है गांव, ग्राम। ग्राम की आत्मा है कृषि, और कृषि की आत्मा है गाय। गाय बचेगा तो हमारी कृषि बचेगी, कृषि बचेगी तो हमारा गांव बचेगा, हमारा गांव बचेगा तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। मैंने इस वर्ष के शुरू में किताब रिलीज़ करी थी, एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर। अगर हम पिछले 5000 साल की सभ्यताओं का इतिहास देखते हैं, बहुत सारी सभ्यताएं आई और बहुत सारी सभ्यताएं गई। वैदिक सभ्यता या भारतीय सभ्यता क्यों बची है? क्योंकि ये गाय, गौ माता पे आधारित थी, गाय के कृपा पर आधारित थी। अब ये सारी गवर्नमेंट आ गई, मेड इन लंदन और मेड इन इटली आइडियाज़ है सबके। इनको हमारी भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। इतनी सारी सब रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता आई और गई। तो उस किताब में मैंने एनालाइज किया है कि कैसे हमारी सभ्यता टिकी रही। तो परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं चारों तरफ से, और बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव वेरी मच टाइम। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो गो विज्ञान पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अब बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो सरकारें हैं, the governments are showing so much of apathy towards this whole concept. सरकारों को कोई मतलब नहीं है इस कार्य से। तो गाय और बैल, हमें आज ज़रूरत है अपनी जड़ों पर पहुंचना, जड़ों के पास पहुंचना। वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। हम लोग अपना बेस छोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं, और हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि हमने कहीं गलत रास्ता तो नहीं ले लिया है। कभी स्पीड जो होती है, रफ्तार बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप गलत हाईवे पे रफ्तार ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उसमें? तो हमें मुड़ के देखना है कहीं हमने रास्ता तो गलत नहीं ले लिया। और ठंडे दिमाग से हम सोचेंगे तो पता चलेगा रास्ता बिल्कुल गलत था। हम में बड़ा घमंड है, हम बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू हेल। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग विथ फुल स्पीड? तो हमें थोड़ा मुड़ने की ज़रूरत है, मुड़कर वापस हमारे सही रास्ते पर जाने की ज़रूरत है। उसके लिए गौ माता
की सेवा, गौ माता की सुरक्षा, ये कार्य हमें करना है। गोबर का थोड़ा सा स्पेसिफिकली एक तो आप एक लाइन रिपीट कर दीजिए कि पहले ये है कि गोबर का एज अ सॉल्यूशन टू द ऑयल क्राइसिस, जो आपने पेरिनियल और रिन्यूएबल बताया, तो आप थोड़ा फोकस करके कि गोबर रिन्यूएबल है और एज अ फ्यूल यूज होते आ रहा है। जब गाय और बैल ये हमको गोबर देते हैं, उसका संस्कृत में उसको कहते हैं गोमय। गोमय वसते लक्ष्मी। गोबर जो है एज अ फ्यूल वो बहुत सात्विक फ्यूल है और उससे भोजन के गुणों में काफ़ी वृद्धि होती है। तो गोबर गैस प्लांट्स कई जगह चल रहे हैं। आज भी गांवों में कई जगह पर लोग गोबर के कंडे बनाकर उन पे खाना पकाते हैं। विश्व के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ पर गाय और बैल का जो गोबर है उस पे आधारित उनका जो एनर्जी और फ्यूल रिक्वायरमेंट है उस पे आधारित है। तो ऑयल, आज जो ऑयल है हमारा, उसका स्टॉक फाइनाइट है और वो आने वाले 5-7 वर्षों में ऑयल पीक होने वाला है। लेकिन ये जो गाय का गोबर है, गोमय है, ये कभी पीक नहीं होता है। आज हम ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे? जब ऑयल नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा? लेकिन जो बैल है उसको कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं, आप खुला छोड़ दीजिए। थोड़ी घास जो है सड़क के किनारे और खेतों में घास है, वो खाकर फिर तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ये एक पेरिनियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक गोवंश बचेगा तो कृषि बचेगी। मेरे को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। कृषि बचेगा कि बचेगी? कृषि बचेगी। बचेगी, आई थिंक प्लूरल या करेक्ट है। तो कृषि स्त्रीलिंग है। थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ होगी तो ग्रामेटिकल उसको करेक्ट कर सकते हैं आप। गोवंश बचेगा तो कृषि बचेगी, कृषि बचेगी तो ऑनवर्ड्स आप जहाँ तक उसको ले जाना चाहें वो कर। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये फ्रेज फिर से बोलता हूँ। हाँ, गोवंश बचेगा तो कृषि बचेगी, कृषि बचेगी तो जो भी आप बोलना चाहें। गोवंश बचेगा तो कृषि बचेगी, कृषि बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेंगे तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। तो विश्व की आत्मा भारत है, भारत की आत्मा ग्राम है, ग्राम की आत्मा कृषि है, कृषि की आत्मा गाय है। तो इस तरह हम देखते हैं गाय विश्व की आत्मा है और गौरक्षा आधारित सब चीज़ हमारे जीवन की गौरक्षा आधारित। 2 मिनट ऑफ कर दीजिए ब्रो, वी कैन समराइज। Because of some technological achievement, mankind is thinking itself is acting like God. Mankind has taken up the role of God, but it is not a fact. It is not possible. We are under the stringent laws of nature. It is just a futile arrogance
of mankind to think and act up like God. The nature has its own way of working. We have to recognize this simple and plain truth. So cows, the cow progeny is the source of human survival. That is a natural fact. If we examine the history of civilizations in last 5,000 years, many civilizations came and went, but our Indian civilization, our Vedic civilization withstood the test of time. Why? Because it was based on cow progeny. First of all, we need food. No matter who a person is, he or she, all living beings subsist on food. And what are we doing? Because we are arrogant, we think by chemicals, by pesticides, we can rape Mother Earth to give food. We are killing the soil. Soil is a word in itself. Soil is alive, a word vibrating with life. We are killing life. The soil is dying. Death of soil is death of civilization. A civilization dies when soil dies. So, today, all these technical methods, from the dead soil, how long will we be able to rip out grains from a dead soil? Not too long. Already diminishing returns in agriculture are setting in everywhere, all over the world. But when soil is nourished by cow products, by cow dung, our fields, when the fields, agricultural fields, are nourished by cow dung and cow urine, they can go on forever and ever. Today, continuing with our arrogance, India and US have signed historical agreements. Madam Hillary Clinton was here just last week. The pillar of US-Indo collaboration is agriculture. Now, whatever is left here, they want to kill it. Agriculture cannot survive without cow, without bulls for long. Cow dung is called Gomaya, is the place where Lakshmi, goddess of fortune, is supposed to reside. Cow dung is the source of fuel. Cow dung is the source of renewable resources. Tractor, an average tractor requires cooperation of, or the production facilities and parts to be produced and assembled from, or to be sourced from 32 countries. But a bull, a simple bull, can be produced right in the village by mother cow.
There is no repair, there is no servicing, no expensive fuel. When we harvest the crops, there are leftovers. There are leftover crop products, hay. We can't use hay for anything. They eat this. The bull gives us energy, renewable energy, and mother cow supplies us the most nutritious of all the foods, milk. But because we think we are now playing the part of God, we can do whatever we want without any consequences, without any. So, we don't care for the natural arrangement that is made for us, for our own happiness, our well-being. So now, India is the third largest beef exporting country in the world, only behind Argentina and Australia. And I am sure government is giving it a big push, and India soon may overtake them. And now we have something like 30,000 farmers committing suicide everywhere, and we may soon end up with 3 million or 30 million farmers. A model, the American model, is a destructive, demoniac. It's an insane model of profiteering, ripping the nature, ripping the earth. This model is doomed. This model is unsustainable. America and American culture is a hedonistic culture which has just come up in last 2 centuries. It has no future. Our government has to open up the eyes. Instead of following Hillary Clinton, the governments have to follow, Indian government should follow, look back and see our glorious tradition. Look back and see what India was. Milk, curd and ghee was overflowing in India. India was the richest country in the world. Not on the advice of Hillary Clinton, not following the American apes. India should refer to its own heritage, Americans' advice. But yes, the government needs American advice and American dollars. And they don't care whether they sell off the entire country to them. Now genetically modified foods are here to haunt us, as if all the pesticides and all the chemical fertilizers and all the pollution was not enough. So on top we will be ending up eating. At least some eating was there, but now that too is being hijacked. This is the last frontier. These are the last frontiers of terrorism, the last frontiers of colonialism, last frontiers of slavery. We are becoming slaves, but in a much more dangerous and different ways, subtle ways we are becoming slaves. Very precarious condition. So, there is a need, cow progeny, to serve, to preserve, to protect cow progeny in our own interests. Yeah. Just a couple of lines on that. The current civilization, आपने हिंदी में बोला था, is based on oil, and oil is non-renewable. So we're heading towards a very dark future. Right. वो 2-3 लाइन बोला. English में. When we get up in the morning and the time we sleep, it's all oil. Our existence is draped in oil. It's all oil. If you check what's flowing in our veins, no more blood, it's oil. Our food is oil, our clothes are oil, our building is oil,
our furnishing and furniture are oil, our transport is oil, our roads are oil. 4,000 byproducts of petroleum is sustaining our life, but unfortunately, petroleum is a finite resource. You cannot just bury dinosaurs and make petroleum. It's a finite resource. 88 million barrels we are using up every day, and how long can we go on doing that? Industry experts feel by petroleum production is going to peak or it has already peaked. So then what? The sustainable source of energy is actually cow and bulls. This will be over. The party will be over pretty soon. Srila Prabhupada established many self-sufficient farm communities. When he went to America at the age of 70, immediately he established New Vrindavan farming community based on land and cow. This is actually natural life for a human being. This is economic development, basing our life on cow and land. That is the cooperation. If there is a piece of land, if there are a couple of cows, a family can live very happily. The land produces grains, cow gives milk. With grain, milk and vegetable, hundreds of varieties of nutritious and palatable foods can be prepared. There is no need for brothels, discotheques, there is no need for cinema houses, there is no need for world wars. We can live happily with in connecting ourselves to land and cows. So Srila Prabhupada, he was a great visionary, and he felt the pulse of this misdirected civilization, the civilization heading for the cliff. He could foresee that. So way back in 60s, he established this farming communities based on simple living and high thinking. And this momentum has to be maintained, and this momentum has to be increased. This movement of land and cow based living has to be further pushed, because the city life in next 5 years, 60% of the world population is going to, 70% of the world population is going to live in urban centers in next 5 years. And urban centers are simply not equipped to handle that kind of population. And the city kills the human spirit. That is why it is said, God made the village and man made the cities. People are in ghettos, in slums. All the cities are flooded with, there are sprawls, slums are sprawling, and the crime, the drugs, all these things are very much prevalent. Whereas in the villages, they have innocent, simple, neat and clean life, a God-centered life. Clean air, clean thoughts, clean life. Everything is clean and nice. And they come to cities, it's hellish. Factories are hellish, slums are hellish. Their lifestyle is hellish. So that is why Srila Prabhupada emphasized going back to village life, natural life, where the soul flourishes, the soul develops. City life is killing the human soul and spirit.